Jai Hind guys, welcome all of you on our online platform, The Science Park. We will discuss about the second chapter of class 12th, electric potential and capacitance. As you know, आप जानते हैं कि हम लोग लास्ट सेशन में चैप्टर नंबर सेकेंड के और चैप्टर नंबर फर्स्ट को पूरा कवर कर चुके थे बेटा विथ ऑब्जेक्टिव पर्पस और न्यूमेरिकल्स और थ्योरी। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सेकेंड चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर को ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं बेटा। ठीक है, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट और इतना ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहले हम लोग इसी को डिस्कस कर लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर इसको पार्ट ए को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ कंसिडर करके चलाते हैं और पार्ट बी में हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे गाइस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक वोल्टेज के साथ। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी यहाँ पर मैंने दे रखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे निकालते हैं, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मूवमेंट ऑन एक्सियल पोजीशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मूवमेंट ऑन नॉन एक्सियल पोजीशन क्या होता है। इसके अलावा पोटेंशियल सरफेस या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस टॉपिक के हम लोग कवर कर रहेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड के साथ विच इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम लोग जो हमारी बिहेवियर लैंग्वेज में समझते हैं वो होता है वोल्टेज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज। क्या होता है गाइस इलेक्ट्रिक वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं? तो वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज, किसी चार्ज पर, जैसे आपको याद हो तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वैसे यहाँ पर बात हो रही वर्क डन, मतलब किसी चार्ज को, किसी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने या ले जाने में जितना वर्क डन उस सिस्टम के द्वारा किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? पोटेंशियल या वोल्टेज कहा जाता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि जो पोटेंशियल होता है वो वोल्टेज या पोटेंशियल जो होता है वो चार्ज को फ्लो होने के लिए मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है गाइस। ठीक है, सो वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द V, और इसका अगर मैं बात करूं कि इसका मतलब क्या हुआ तो दैट मीन्स पोटेंशियल जो होता है उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा W/Q, किसी पॉइंट चार्ज पर किया गया कार्य। यूनिट्स की बात करें गाइस तो SI यूनिट जो होती है, SI यूनिट क्या होगी? तो SI यूनिट पहला मैं इसकी फंडामेंटल यूनिट बना लेता हूँ जो वर्क की होती है। वर्क की क्या होती है? जूल अपॉन जो चार्ज है, चार्ज की क्या होती है? कूलम्ब। और वोल्टेज की इस यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है? वोल्ट। ठीक है, CGS यूनिट क्या होगी? तो आप फंडामेंटल यूनिट को चेंज कर ही सकते हैं। इसके अलावा CGS में मैंने आपको बताया है, तो आप CGS में ध्यान रखिएगा कि आगे जो प्रीफिक्स है उसमें स्टेट जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा बेटा स्टेट वोल्ट। अगर मैं EMU यूनिट की बात करूं, मीन्स EMU यूनिट किसे कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो वो क्या होगी? तो इसमें आगे प्रीफिक्स में जुड़ेगा वोल्ट। मेरा बोलने का मतलब ये है कि यूनिट याद रखने के लिए आपको अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की SI यूनिट पता है तो CGS यूनिट में प्रीफिक्स में स्टेट जुड़ता है, उसके साथ उसके SI यूनिट को लगा दीजिए और EMU यूनिट के साथ क्या लगा दीजिए। तो दो रिलेशन इंपॉर्टेंट है उसके SI यूनिट के साथ हम लोग कर सकते हैं। दो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि 1 स्टेट वोल्ट इज इक्वल टू होता है 10⁸ वोल्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर्पज से ध्यान रखिएगा। और ये तो आप 11th में भी पढ़ के आए हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल जो है गाइस ये कौन सी यूनिट है? SI यूनिट है। ये कौन सी है? CGS यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमें वोल्टेज का बनाना है, अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला वोल्टेज की बात करूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो चूंकि हमें पता है कि V इज इक्वल टू होता है W/Q, तो मुझे पहले वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं वर्क डन के डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए आपको एक बार और मैं करके बता देता हूं कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन होता है सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है गाइस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन होता है। फोर्स के लिए होता है MA
और डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सर मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसे डी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यूज रख दीजिए, हो जाएगा किलोग्राम इंटू इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसकी यूनिट होती है मीटर। अगर मैं इसको ब्रीफ में समझूँ तो ये हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो मैं यहाँ से फॉर्मूला किसका जनरेट कर लूँगा, इससे डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास वर्क का। क्या हो जाएगा सर, m1 L2 T-2। और चार्ज का तो आपको पता ही है AT होता है, तो अपॉन में किसका बना दीजिए, चार्ज का। चार्ज का क्या होता है, AT। अब आप सॉल्व कर सकते हैं लॉगरिदम रूल से, तो लॉगरिदम रूल से हम लोग इसको लिख सकते हैं m1 हो जाएगा, L2 हो जाएगा t की पावर 1 अपॉन में ऊपर -2 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, t की पावर -3 हो जाएगा और a की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसके अलावा वोल्टेज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब हम लोग नेट वोल्टेज की बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक वोल्टेज निकाला जाता है, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि द अमाउंट ऑफ work done to bringing a charge from infinite to any point of electric field is known as electric potential. That means V जो निकलेगा वो इन्फिनिटी टू R निकलेगा बेटा। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू R। तो हमें जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कहाँ से कहाँ तक करना है, इन्फिनिटी टू R। किस पर करना है, किसी भी पॉइंट चार्ज पर करना है। तो ये फॉर्म इसका होगा, मतलब जब भी हम लोग बात करेंगे किसी पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल जो होता है वो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क डन, दो लिमिट ऑफ पॉइंट गिवन है वहाँ तक जितना भी वर्क डन होता है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन के अपोजिट हो रहा है, इसलिए इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग पोटेंशियल की बात करेंगे तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो लेंगे वो नेगेटिव होगा गाइस। क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इस पर न्यूमेरिकल भी हम लोग साथ साथ कवर करते चल रहे हैं। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन लिखा है इफ 15 कूलम चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल बिकम 45 वोल्ट। मतलब ये है कि जब किसी कंडक्टर को 15 कूलम चार्ज दिया जाता है तो उसका जो वोल्टेज बनता है वो कितना बन जाता है, 45 वोल्ट बन जाता है। तो उसका कितना वर्क डन उस पर किया गया वो हमें बताना है। तो पहले सॉल्यूशन करने का सबसे बेस्ट तरीका फिजिक्स में क्या गिवन है उसको लिख लीजिए। तो Q इज इक्वल टू गिवन है सर 15 कूलम। साथ ही क्या चेक करना है बेटा, इसमें इसकी स्टैंडर्ड यूनिट अगर है तो उसमें में रहने दीजिए और नहीं है तो फिर उसको चेंज कीजिए। उसके साथ साथ चार्ज के साथ साथ क्या गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है सर 15 वोल्ट, ये भी स्टैंडर्ड यूनिट में है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है सर हमें वर्क डन। तो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है सर W अपॉन Q। आपको W की वैल्यू निकालना है तो W इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q। हमें तो W चाहिए, वैल्यूज रख दीजिए। तो W इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, V का वैल्यू कितना है 45 इंटू चार्ज का वैल्यू कितना है 15, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आसानी से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा बेटा। सो W इज इक्वल टू बस मल्टीप्लाई करना है, हमने फॉर्मूले को सिर्फ मॉडिफाई किया है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आप लोग करेंगे तो 15 5 जा कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, का 5 बचेगा 7, 15 4 जा 60 हो जाएगा और 7 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा। तो 675 चूंकि स्टैंडर्ड यूनिट वर्क का क्या होता है जूल, तो हमारा आंसर आया 675 जूल, ठीक है। एक बार न्यूमेरिकल ये जो मैंने मल्टीप्लिकेशन किया इसको एक बार चेक कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वही बात है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बात कर रहे हैं। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात हुई है, तो डिफरेंस किस में होता है, तो किन्हीं दो पॉइंट के बीच की बात हो जाएगी। तो लिखा है द अमाउंट ऑफ वर्क डन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है गाइस, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं कंसीडर करूं, चलिए एक अरेंजमेंट से इसको हम लोग समझ लेते हैं कि अगर 2 पॉइंट चार्ज हैं, मैंने मान लिया एक A है एक B है, तो इस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा VA और क्या हो जाएगा VB। तो VA माइनस VB ये किसको शो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को शो करेगा। तो VA माइनस VB भी वही होगा, वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ये इसको शो करेगा, यूनिट सेम रहेगी बेटा, सब कुछ सेम रहेगा क्योंकि हमारा जो कंक्लूजन आ रहा है वो निकल के वही आ रहा है, सेम फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हमने कंसिडर कर लिया एक अरेंजमेंट कि हम लोग किसी पॉइंट को, यहाँ मान लो कि मैंने एक चार्ज पुट कर रखा है, उस चार्ज को
इन्फिनिटी से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक ला रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट मैंने मान लिया r, ठीक है। इसके बीच की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कितना है, मैंने कंसीडर कर लिया कि कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, ठीक है। और इसी अरेंजमेंट में कोई चार्ज रखा हुआ है, कोई भी चार्ज हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि इसी अरेंजमेंट में कोई चार्ज रखा हुआ है, मैंने उसको कंसीडर कर लिया, स्मॉल q कंसीडर कर लिया। तो यहाँ इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, x, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा dx। मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, माइनस dx होगा। कितना होगा सर, माइनस dx। माइनस क्यों होगा, क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो इन्फिनिटी टू r वर्क करता है, तो इन्फिनिटी टू r मीन्स डायरेक्शन के अपोजिट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। चलिए क्या लिखा है, कंसिडर अ q चार्ज इज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड r, लेट द डिस्टेंस बिटवीन इन्फिनिटी टू पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is x, then force acting between 2 point, force acting between 2 points कितना हो जाएगा, F is equal to 1/4 pi epsilon naught k QQ अपॉन जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर आ जाएगा, QQ अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। इतना फोर्स लगेगा सर। तो देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, डिस्प्लेसमेंट कितना मान लिया, dx, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, dx। हियर नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ वर्क इज अपोजिट, नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है। तो हमें फोर्स मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो हमें क्या निकालना है, वोल्टेज फाइंड करना है। जो कि हमें पता है कि सर वोल्टेज इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा गाइस, W मीन्स वर्क निकालना पड़ेगा। तो वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो मैं उसकी बात करूं तो देन द वर्क डन कितना हो जाएगा, dw इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वर्क को शो करता है। तो हमें तो नेट वर्क डन निकालना है सर। हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां से कहां ला रहे हैं, तो नेट वर्क डन कहां से कहां तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, किसी r पॉइंट तक ला रहे हैं, ठीक है। तो नेट वर्क डन हो जाएगा W इन्फिनिटी टू r। सर मैंने आपको बताया है कि नेट वर्क डन के लिए एक ही मेथड होती है, इंटीग्रेशन, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की लिमिटेशंस को सॉल्व करता है। तो इन्फिनिटी टू r किसका करेंगे नेट वर्क डन, W, dw वैल्यू रख दीजिए। तो ये हो जाएगा W इन्फिनिटी टू r, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r, वैल्यू रखिए, dw का वैल्यू क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा माइनस dx। फोर्स हम लोग बाय कूलॉम्स लॉ लिख चुके हैं कि दो चार्जेस अगर r डिस्टेंस पर है तो फोर्स कितना लगता है, वो हम लोग लिख चुके हैं। तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू भी रख दीजिए, इन्फिनिटी टू r, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 मतलब QQ अपॉन डिस्टेंस कितनी लिए, x स्क्वायर, और माइनस का डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस का क्या है, dx है सर। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने आपको बताया था फंक्शन और वेरिएबल सेम होना चाहिए। जिस फंक्शन का वेरिएबल है उसी का इंटीग्रेशन होगा और बाकी टर्म्स को हम लोग बाहर कर देंगे। तो ये हो जाएगा गाइज W इन्फिनिटी टू r, बाहर टर्म कौन सी हो जाएगी, ऊपर से माइनस का QQ बाहर हो जाएगा और अपॉन में बाहर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। बचेगा क्या, इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर dx। ये वैल्यू बची, जिसका फंक्शन उसका वेरिएबल। चूंकि ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है गाइज कि अपॉन में वैल्यू हो और उसका इंटीग्रेशन किया जा सके, पावर्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथम फॉर्म यूज करेंगे। अपॉन में कोई पावर है, ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी बेटा, पावर प्लस की, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ये फॉर्मेशन इधर सेम चलेगा, माइनस QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। इसे भी आप लोग कांस्टेंट टर्म रखने दीजिए, बाहर ही है। और इन्फिनिटी टू r, चूंकि मैं अपॉन में फॉर्मूला नहीं लगा सकता इसलिए मुझे इसको ऊपर करना हुआ, तो ये हो जाएगा x की पावर -2 dx। यहाँ एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, आप लोगों ने अगर 11th में इंटीग्रेशन पढ़ा है तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू होता है x की पावर n+1 अपॉन होता है बेटा n+1। ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, तो ये हो जाएगा -QQ W इन्फिनिटी टू r -QQ अपॉन में हो जाएगा गाइस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। फॉर्मूला में यहाँ पर पहले लगा दूं तो x की पावर हो जाएगा -2+1 अपॉन में हो जाएगा बेटा -2+1। और जो मेरा लिमिट है वो क्या है, इन्फिनिटी टू क्या है r।
चलिए आगे सॉल्व करें सर इसको, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू R क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। एक ये तो पूरा एज इट इज चलेगा गाइज, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर लूँ x की पावर -2 + 1, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, और माइनस बड़ी संख्या के साथ है इसलिए x की पावर -1 और अपॉन में -1 हो जाएगा, इन्फिनिटी टू क्या हो जाएगा गाइज R। इसको मैं साइड से और सॉल्व कर लेता हूँ। चलिए तो ये हो जाएगा W इन्फिनिटी टू R। बचा हुआ क्या है, अगर मैं इधर की बात करूं तो मुझे लिमिट रखना है, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चंस में भी किया है इस चैप्टर के पिछले चैप्टर में। तो लिमिट रखने के लिए आपको पता है कि पावर इनवर्स है, और पावर इनवर्स है तो मैं लिमिट अभी अप्लाई नहीं कर सकता, और लिमिट हमेशा किसकी रखते हैं, जो वेरिएबल टर्म है उसको भी लिमिट रखा जाता है। तो क्या करें सर, इनवर्स हटाना है, तो जैसे लॉगरिदम के कारण पावर नीचे प्लस की थी ऊपर गई माइनस की हो गई, तो ऊपर जो वाली जो प्लस माइनस की टर्म है वो नीचे आएगी, तो किसकी हो जाएगी गाइज, प्लस की हो जाएगी। तो मैं पावर को और वापस चेंज कर देता हूं, और ये जो माइनस है, ये जो माइनस वैल्यू है ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा -QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। माइनस ऊपर लगा देंगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में x की पावर -1 था ऊपर, तो अपॉन में -1 अपॉन x हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी टू R हो जाएगी, ठीक है। सॉल्व करें तो ये हो जाएगा W इन्फिनिटी टू R -QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लिमिट रखेंगे तो ऑन अप्लाइंग लिमिट क्या होता है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, 1/r है, तो माइनस का 1/r हो जाएगा, माइनस ऑफ लोअर लिमिट 1 क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये लिमिट रख दीजिए मैं। तो ये हो जाएगा बेटा -QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, माइनस का 1/r, माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, सिंस 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, वैल्यू क्या रखेंगे 0। तो ये हो जाएगा -QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, मल्टीप्लीकेशन में क्या बचेगा 1/-1/r, क्योंकि प्लस 0 तो 0 को इसी को जोड़ दीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, तो थोड़ा अरेंज करके लिखूँ तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के QQ अपॉन R। ये क्या मिला मुझे बेटा, ये वर्क डन मिला, जो कि नेट वर्क डन W इन्फिनिटी टू R। लेकिन मेरा टास्क ये नहीं था, मेरा टास्क था पोटेंशियल फाइंड करने का। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो देन पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इन्फिनिटी टू R इज इक्वल टू W इन्फिनिटी टू R अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यों, वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज। वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा, अभी जो मैंने वैल्यू निकाली वो पूरी रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के QQ अपॉन क्या वैल्यू आई बेटा R, और वो पूरे के अपॉन में Q। तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R। और चूंकि बात यहाँ पर किसकी हो रही है बेटा, वोल्टेज की, इसलिए आंसर वोल्ट में आएगा। और यही रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है नेट वर्क डन ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R। K क्या है यहाँ पर, मैंने आपको पहले ही बता दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एयर और वैक्यूम में K की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है बेटा, ठीक है। डिस्कस अगर हम लोग करें, कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो पोटेंशियल है वो किन किन पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोटेंशियल, कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ऑन द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, क्योंकि फॉर्मूले में आया है, ऑन द वैल्यू ऑफ चार्ज Q, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला जो निकाला V इज इक्वल टू क्या निकला बेटा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R, ये निकला है। तो यहाँ पर देखिए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो डिस्टेंस है उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये 3 फैक्टर लिखे हैं, ऑन द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज R एज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ हीलियम न्यूक्लियाई। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉम्पिटिटिव में पूछा गया क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम एक न्यूक्लियाई है, उसका एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, डिस्टेंस क्या गिवन है बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम गिवन है फ्रॉम इट। चार्ज ऑन द हीलियम न्यूक्लियाई 3.2 × 10⁻⁹ कूलम्ब है।
ठीक है, तो पहले तो हमें जो गिवन है सर, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। सॉल्यूशन में जो गिवन टर्म है उसको पहले लिख लें। तो गिवन क्या है सर? गिवन है हमें डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स आर गिवन है। कितनी गिवन है? 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को पहले मीटर में चेंज कर लीजिए। एंगस्ट्रॉम होता है 10th पार्ट, आप लोगों ने पढ़ा है यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11th में। तो हमें मिल जाएगा 1 × 10⁻⁻10। 10th पार्ट होता है तो 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। ये रेडियस जो डिस्टेंस दी थी उसको मैंने चेंज कर लिया। इसके अलावा हीलियम न्यूक्लियाई पर चार्ज गिवन है। कितना गिवन है? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो देन वोल्टेज इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 K Q/R। वैल्यूज रख दीजिए। आपको पता है इसकी पूरी वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं वो क्या लिखते हैं? 9 × 10⁻9 इंटू Q की वैल्यू रखिए। तो Q की वैल्यू है 3.2 × 10⁻⁻19 पूरे के अपॉन में R जो है डिस्टेंस कितनी है? 1 × 10⁻ कितनी है? -1। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो पहले कैसे सॉल्व करें? तो पहले हम लोग न्यूमेरिकल जो टर्म है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो v इज इक्वल टू जो बेस्ट टर्म दी हुई है वो कौन कौन सी है? ऊपर है 9 × 3.2 इंटू 10 की पावर को मल्टीप्लाई करूँ बेटा तो पावर सेम है, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा गाइज 9 - 19 और पूरे के अपॉन में आ जाएगा 10 की पावर -1। मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 की पावर -10 आ जाएगा, सॉरी 10 की पावर -10। हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। सॉल्यूशन कर लीजिए तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 × 2 हो जाएगा 18 8, ठीक है गाइस। और 9 × 3 = 27 और 1 हो जाएगा 28। तो 28.8 मुझे मिलेगा यहाँ पर। इनटू में 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 9 - 19 तो 10 की पावर -10 हो जाएगी। ये 10 की पावर -10 है, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा? लॉगरिथम फॉर्मूले में प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28.8 इंटू 10 की पावर -10 प्लस 10 कितनी हो जाएगी? 10 की पावर 0। किसी भी टर्म की पावर 0 है मतलब उसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो ये मुझे मिलेगा वोल्ट में 28.8 वोल्ट। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू डायपोल मूवमेंट। एक्सियल पोजीशन गाइस हम लोगों ने एक्सियल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ा था। मैंने आपको समझाया था कि एक्सियल का मतलब क्या होता है। एक्सियल मतलब वो जिस एक्सिस पर हम लोग डायपोल को रख रहे हैं उसी एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं और पॉइंट लेने के बाद उस पर हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो वो एक्सियल होता है। नॉन एक्सियल मतलब क्या होता है कि जिस एक्सिस पर डायपोल रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर कोई पॉइंट सजेस्ट करें हम लोग और उस पर सॉल्यूशन निकाले तो वो नॉन एक्सियल होता है बेटा। तो एक्सियल की बात कर रहे हैं तो पहले तो हम लोग डायपोल मूवमेंट की बात हो रही है। तो डायपोल हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं तो पहले तो मैं डायपोल ही ले लेता हूं। डायपोल क्या होता है? तो हमें पता है कि डायपोल जो होता है दो पोल से मिलकर बनता है, नाम दे दिया हम लोगों ने ए बी। चार्जेस की बात करें तो एक पर -q चार्ज और एक पर मैंने मान लिया बेटा +q चार्ज, +q चार्ज और -q चार्ज से मिलकर बना हुआ है। दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करूं मैं तो दोनों के बीच की डिस्टेंस चूंकि डायपोल लेंथ कितनी होती है? 2a। इसके सेंटर से कोई पॉइंट, इसका सेंटर मैंने मान लिया यहाँ पर है O। अगर O इसका सेंटर है तो ये जो दोनों डिस्टेंसेस है वहां पर भी मैं इस तरीके से इसको करता था बेटा। ये दोनों डिस्टेंसेस क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है? A है। तो ये डिस्टेंसेस कितनी हो जाएगी बेटा? हाफ हो जाएगी। मतलब ये भी A हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? A। और इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हम लोग रखते हैं। चलिए R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हम लोग सजेस्ट कर लेते हैं। तो हमने सजेस्ट कर लिया, चलिए यहाँ डिस्टेंस कवर लेते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट रखा हुआ है P जहाँ पर मुझे रिजल्टेंट पोटेंशियल या रिजल्टेंट वोल्टेज का डिस्कस करना है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो होगी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने क्या लिए बेटा? वो डिस्टेंस मैंने लिए कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है? R डिस्टेंस पर सजेस्ट करेंगे तो R है। तो हमें पता है कि दो चार्जेस हैं तो दो पॉइंट्स के कारण, दो चार्जेस के कारण दो इंटेंसिटीज, दो वोल्टेज एक्ट करेंगे। एक प्लस के कारण फॉरवर्ड डायरेक्शन में और माइनस के कारण कौन सी डायरेक्शन में? रिवर्स या बैकवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक है।
तो यही अरेंजमेंट को मैंने थ्योरी में कन्वर्ट किया है कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी ऑफ चार्जेस कंसिस्टिंग माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, लेट द लेंथ ऑफ डायपोल इज 2a, इफ ओ बी द सेंटर ऑफ डायपोल देन ओ ए एंड ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी विच इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। तो हमें दो पोटेंशियल पहले निकालना होगा, फिर उसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे बेटा, रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो पहले तो हमें ये कि पोटेंशियल क्या होता है, वी नो दैट, पहले तो हम लोग यही बता दें कि पॉइंट चार्ज के कारण जो अभी हम लोग डेरिवेशन निकाल के आए हैं, वी नो दैट पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है बेटा, v इज इक्वल टू होता है सर 1/4πε0, के नहीं भी लिखोगे चलेगा, Q/r होता है। ये हम लोग पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पोटेंशियल जो है वो दो पॉइंट पर एक्ट हो रहा है, एक तो एक पॉइंट बी पर और एक पॉइंट ए पर। तो एट पॉइंट पहले हम लोग ए का ही ले लेते हैं। एट पॉइंट ए पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, क्योंकि ए पॉइंट पर मैंने कौन सा चार्ज रखा बेटा, माइनस क्यू, तो क्या हो जाएगा V2 इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस के कारण हम लोग V2 कंसिडर कर रहे हैं रिक्वायर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 1/4πε0। चार्ज कितना है, माइनस क्यू है, अपॉन में डिस्टेंस की बात करूं मैं, तो डिस्टेंस कहां से कहां तक यूज होगी, P से कहां तक की डिस्टेंस, A तक की, क्योंकि A पर रखा हुआ है बेटा। ये आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि हम लोग इसको इंटेंसिटीज में करके आए हैं। तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन P से A तक की वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली गिवन नहीं है बेटा, तो P से कहाँ तक की वैल्यू गिवन है, O तक की। मैंने आपको ये मॉडिफिकेशन ऑलरेडी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में समझा दिया है। P से O तक की वैल्यू गिवन है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को ऐड करेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा PO प्लस OA, PO प्लस OA ये वैल्यू हो जाएगा। तो V2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन PO तक की वैल्यू क्या है, R, ओरिजिन से सेंटर तक, सेंटर से पॉइंट P तक, और ये कितना है A, तो R प्लस क्या हो जाएगा A। हमें मिल गया V2। ऐसे ही क्या निकाल लेंगे बेटा, V1 निकाल लेंगे। ऐसे हम लोग क्या निकाल लेंगे, V1। तो V1 कहाँ है, V1 किसके कारण निकल रहा है, तो एट पॉइंट B पोटेंशियल, इस पर कौन सा चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। डिस्टेंस की बात करूं तो P से कहां तक की डिस्टेंस यूज हो रही है, B तक की डिस्टेंस, तो V1 इज इक्वल टू, इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा हमें, क्योंकि 1/4πε0, कारण ये है कि PB डायरेक्टली हमें गिवन नहीं है। PB डायरेक्टली गिवन नहीं है सर, PB नहीं डायरेक्टली गिवन है, तो मॉडिफाई कीजिए। तो P से कहां तक की वैल्यू गिवन है, O तक की, O से यहां तक की वैल्यू को माइनस करेंगे तो PB तक का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा बेटा, PO माइनस OB, क्या लिखेंगे गाइस, PO माइनस OB, PO माइनस OB। तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/4πε0 Q अपॉन, वैल्यू रख दीजिए P से, मतलब सेंटर से P पॉइंट तक की डिस्टेंस R है, माइनस O से B तक की डिस्टेंस क्या है, कितनी है, A है। R माइनस क्या हो जाएगा बेटा, A हो जाएगा। इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी। अब हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, किस पॉइंट पर फाइंड करना है, रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। V1 और V2 की वैल्यू रखें, तो V1 और V2 की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन सेकेंड में, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0, पहले V1 का वैल्यू रखा है, ठीक है। तो V1 का वैल्यू कितना निकाला है हम लोगों ने, Q अपॉन R माइनस A,
माइन प्लस 1/v2 का वैल्यू 4πε0 माइनस का q अपॉन में क्या निकला है बेटा r+a। ठीक है, ये इक्वेशंस रखी हमने। जो कॉमन टर्म आ रही कॉमन कर लीजिए, न्यूमरेटर में कॉमन q आ रहा है, डिनोमिनेटर में दोनों में से कॉमन आपको दिख रहा है 4πε0 के। सारे एजम्पशंस वही अप्लाई होंगे जो हम लोगों ने इंटेंसिटी फाइंड करते वक्त किया था बेटा। फाइंड करने के बाद यहाँ पर बचेगा मुझे कॉमन लेने के बाद r-a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बचेगा r+a। ठीक है, अब दोनों का नीचे जो है दोनों वैल्यूज हैं, इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा q/4πε0, दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा r-a r+a। और सॉल्यूशन कैसे होता है, इसका इधर मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा r+a माइनस r-a। आगे किसको सॉल्व करेंगे, माइनस को सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0, इसको ब्रैकेट सॉल्व करें तो r+a हो जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई माइनस r माइनस माइनस प्लस का a, और अपॉन में दोनों के फॉर्म बन रहे हैं a माइनस b a+b, मतलब a² माइनस b², तो ये हो जाएगा r² माइनस a²। तो ये हो जाएगा बेटा v इज इक्वल टू q/4πε0। वैल्यू रखने के बाद आपको एक नोट हुआ होगा कि यहाँ जो वैल्यू रखने के बाद मुझे मिल रहा है कि r+ का और r- का कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, तो बचा मेरे पास a+a कितना हो जाएगा बेटा 2a अपॉन r² माइनस a², यह वैल्यू बचा। आगे क्या काम करना है, ऊपर तो q इंटू 2a का फॉर्म बन रहा है जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू होता है, तो थोड़ा सा अरेंज करूं मैं इसको। और यहाँ आपको पता है जो मैंने लास्ट क्वेश्चंस में भी किया था कि दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू को मुझे नेग्लिजिबल शो करना है, तो बाय डायग्राम ये क्लियर है कि r जो है a के कंपेरिजन में क्या है, बड़ा है, तो इसको नेग्लिजिबल शो करेंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 q इंटू 2a अपॉन क्या बचा हुआ है r² माइनस a²। ये वैल्यू मैंने उठा के वहाँ रखी है प्रॉपर। ठीक है, तो मैंने बोला आपको कि जो छोटी वैल्यू उसको नेग्लिजिबल, सीधी सी बात है, दैनिक लाइफ में भी ऐसा ही होता है भैया, छोटे आदमी को ही झुकना पड़ता है, तो a यहाँ पर छोटा है, झुक जाएगा यार। तो बाय डायग्राम r इज वेरी ग्रेटर देन a, देन a² कैन बी, क्या सपोज करेंगे a² को नेग्लिजिबल, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/4πε0 q इंटू 2a की जगह क्या रख दूं मैं p, क्यों, सिंस q इंटू 2a इज इक्वल टू होता है p विच इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो वैल्यू रखने के बाद नीचे a² नेग्लिजिबल हो गया तो ये बचा r²। ये हो गया हमारे लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल मोमेंट ऑन एक्सियल पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट या एक्सपेरिमेंट, तो या सॉरी एक्सप्रेशन, तो हम लिख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है गाइस, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट, जैसे हम लोगों ने एक्सीएल के लिए निकाला वैसे वैसे आप किसके लिए निकालेंगे बेटा, नॉन एक्सीएल के लिए। नॉन एक्सीएल का भी फॉर्मेशन आपको पता ही है कैसे बनता है, तो मैं पहले अरेंजमेंट की ही बात करता हूँ, ज़्यादा कुछ डिस्कस ना करते हुए। अरेंजमेंट में आपको पता है, पहले तो मैं डायपोल ले लूँ एक, चलिए पहले तो हम लोग डायपोल सजेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने डायपोल लिया गाइस AB, बाकी अरेंजमेंट आपको पता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 2a होती है, ये माइनस q, ये कितना है प्लस q। ठीक है, ये डायपोल ले लिया। इसके सेंटर से मान लिया मैंने ये सेंटर है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट रखा हुआ है, कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, तो ये मैंने मान लिया कि r डिस्टेंस पर एक पॉइंट रखा हुआ है जिसको हमने नाम दे दिया p। क्या नाम दे दिया, p। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और मतलब जो ये दो डिस्टेंसेस हो जी ये आपस में मिल जाएगी, ये आपको पता ही है, ट्रेंगल बन जाएंगे, राइट एंगल ट्रेंगल। ये जो रखा हुआ है ये कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है r डिस्टेंस पर। तो ये अरेंजमेंट है गाइस। ठीक है, और मैं बात करूँ कि ये सेंटर से इतनी डिस्टेंस पर है तो टोटल वैल्यू 2 है, तो हाफ ऑफ वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये आपको पता है बहुत अच्छे से कि हाफ ऑफ वैल्यू जो होगी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी सर, ये भी a हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा a, जिसे हम लोग लिखते हैं OA एंड OB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा बेटा, ये O है उसका सेंटर। ठीक है, ये नॉन एक्सियल पोजीशन का हम लोगों ने डायग्राम शो किया है। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ चार्जेस -q एंड +q
ठीक है। लेट द डायपोल लेंथ इज 2a, जो हम लोग लिखते हैं लेट O बी द सेंटर ऑफ डायपोल, देन OA एंड OB इज इक्वल टू A। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विच इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। जैसे मैंने वहां थ्योरी बनाई थी वही थ्योरी यहाँ पर भी बन रही है। तो यहाँ पर भी 2 के लिए मुझे मिलेगी बेटा डिस्टेंसेस, 2 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा P से A तक की डिस्टेंस, P से B तक की। लेकिन यहाँ आपको एक चीज क्लियर दिख रही है कि सर मेरे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, लेकिन मुझे तो डिस्टेंस में PA और PB की जरूरत पड़ना है। तो हम वैल्यू किसकी निकाले, PA और PB की। तो फॉर वैल्यू ऑफ PA एंड PB, पहले तो मैं PA एंड PB का वैल्यू फाइंड कर लूं, फिर मैं क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ूं तो बढ़िया रहेगा। तो आपको दिख रहा है कि सर PA और PB ये 2 वैल्यूज है, मतलब अगर मैं देखूं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी, ठीक है। दोनों एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको 2 साइड्स पता है, तीसरी साइड फाइंड आउट करना है, तो कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर लेंगे हम लोग। तो फॉर वैल्यू ऑफ PA एंड PB बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, PT थ्योरम लगा देंगे हम लोग। तो PT थ्योरम लगाएंगे बाय PT थ्योरम, तो क्या होता है PT, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है सर, बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है, तो हाइपोटेनियस है PA। दोनों में से किसी के लिए भी सॉल्व करोगे क्योंकि परपेंडिकुलर भी सेम और बेस भी सेम है। परपेंडिकुलर क्या है, R स्क्वायर प्लस बेस क्या है, A स्क्वायर। तो हमें तो PA की वैल्यू चाहिए, तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और चूंकि PA और PB डायग्राम से क्लियर है हमें, क्योंकि परपेंडिकुलर भी सेम है और बेस भी सेम है, तो ये किसके इक्वल भी होगा सर, PB के इक्वल भी होगा। अब हम लोगों ने PA और PB की वैल्यू निकाल ली है, तो हम लोग पोटेंशियल की बात करें। सो वी नो दैट पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या होता है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, V इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q बाय R। ये हमें पता है, इतना होता है, ठीक है। तो हमें जो है 2 पॉइंट के लिए निकालना है सर, 2 पॉइंट्स के लिए निकालना है, तो 2 पॉइंट्स के लिए अलग निकालिए। तो दोनों पॉइंट कौन कौन से हैं, एक A है और एक B है। तो एट पॉइंट A, पहले हम लोग A की बात कर लें, ठीक है। एट पॉइंट A पोटेंशियल, A पॉइंट पर कौन सा चार्ज रखा हुआ है, पोटेंशियल ड्यू टू -Q चार्ज, -Q चार्ज रखा है। मान लिया हमने ये V2 है, ठीक है, माइनस के लिए V2 मान लिया कीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 1/4πε0 माइनस के लिए ले रहे हैं, तो -Q अपॉन में डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की आएगी, P से A तक की डिस्टेंस वैल्यू हमारे पास है। सो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 -Q अपॉन PA की वैल्यू रख दीजिए, जो कि है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये मुझे मिल गया बेटा, क्या मिल गया मुझे, V2 मिल गया। ऐसे ही दूसरा चार्ज जो रखा हुआ है वो किस पर रखा है, एट पॉइंट B पर रखा हुआ है। तो पोटेंशियल B पर कौन सा चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज बेटा रखा हुआ है। तो ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, प्लस का चार्ज है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। कितने डिस्टेंस पर रखा है, P से B तक, चूंकि PA और PB दोनों इक्वल है तो सॉल्यूशन में वैल्यू सेम होगी, 1/4πε0 Q बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये मुझे मिल गया इक्वेशन सेकेंड। हमें तो सर रिजल्टेंट फाइंड करना है, आपने V1 V2 निकाल लिया, अच्छी बात है, लेकिन हमें रिजल्टेंट से मतलब है। तो रिजल्टेंट कौन सी पॉइंट पर, पॉइंट P पर, दस रिजल्टेंट एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। वैल्यू रखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड V1 एंड V2। V1 and V2 by इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है गाइस। वैल्यू रखिए, तो V इज इक्वल टू आपको वैल्यू मिलेगी 1/4πε0 जो हम लोग निकाल चुके हैं, Q बाय अंडर रूट में वैल्यू ये तो सेम ही है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, प्लस 1/4πε0
माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यूज है हमारी। सॉल्यूशन बना लीजिए तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन, ये वैल्यू सेम ही है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप देखिए कि दोनों ही टर्म्स सेम हैं और बीच में माइनस है, मतलब v1 माइनस v2 जो है वो दोनों सेम है, तो माइनस है तो दोनों वैल्यूज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों टर्म सेम है। तो पोटेंशियल जो है डाइपोल के कारण नॉन एक्सियल पोजीशन पर क्या मिलता है, जीरो। तो लिखा हुआ है 10 द रिजल्टेंट पोटेंशियल और नॉन एक्सियल पोजीशन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, जीरो होता है। कई बार इसका क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि प्रूफ द रिजल्टेंट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मूवमेंट और नॉन एक्सियल पोजीशन विल बी जीरो। तो यही सॉल्यूशन आपको बनाना है, इसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है गाइस। लास्ट एक थ्योरी क्वेश्चन के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। थ्योरी क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से ही क्लियर हो रहा है गाइस, इक्विपोटेंशियल, ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो क्या है, वो सेम हो। तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है, मतलब ये कभी तभी हो सकता है, ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। इमेजिनरी सरफेस होता है सर। कौन सा सरफेस होता है, इमेजिनरी। तो द इमेजिनरी सरफेस ऑन विच द पोटेंशियल इज सेम एट ईच पॉइंट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी को क्या कहा जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम ही याद रखिएगा आप, तो इक्विपोटेंशियल। क्या इसके प्रॉपर्टीज हैं, तो बहुत सिंपल से प्रॉपर्टीज है कि द पोटेंशियल इज सेम एट ईच पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो मैंने डेफिनेशन में शो कर रखा है। दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर। मतलब हम ये बोलें कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एंटर करती है तो परपेंडिकुलर एंटर करती है, मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल क्रिएट होता है, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री क्रिएट होता है। देयर इज नो वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू फ्रॉम पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब कोई भी वर्क डन नहीं होता क्योंकि पोटेंशियल सेम है। और हमें पता है कि पोटेंशियल इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द वर्क डन, ठीक है। तो पोटेंशियल सेम है तो मतलब वर्क डन नहीं हो रहा है। और टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दो सरफेस कभी भी, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। और लास्ट है द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज, मतलब कंडक्टर का सरफेस क्या कहलाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, थैंक यू।